तो सवाल ये है कि सख्ती हो रही है तो सख्ती से लेकिन क्या नेता सुधरेंगे। हमारे साथ बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ हैं शिवसेना की तरफ से, और हमारे साथ समाजवादी पार्टी से वसीम राजा साहब जुड़ रहे हैं। सवाल सुधांशु जी आपसे पहला, जो हुआ उस पर सख्ती दिखाई चुनाव आयोग ने, चुनाव आयोग की सख्ती तो हो गई लेकिन ये वहां पर सभा नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या सुधार होगा बयानों में? देखिए, चुनाव आयोग के निर्णय पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, परंतु यदि अमित शाह जी का बयान देखा जाए तो उन्होंने आगे जाके क्लियर कट बोला था कि संवैधानिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतिकार वोट के द्वारा दिया जाता है। यानी उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप बात करने की बात कही थी। इसके उलट आजम खान जी की जो बात है उसमें दंगे से शुरुआत हो रही, दंगे में खत्म हो रही है। उसमें तो कहीं दंगे की बात नहीं आ रही और इसमें आजम खान जी के बाद में कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था और वोट की बात नहीं आ रही है। और इतना ही नहीं, चलिए एक आप वक्तव्य को अलग भी रख दीजिए। मुलायम सिंह यादव जी क्या बोल रहे हैं, बेनी प्रसाद वर्मा जी क्या बोल रहे हैं, किस किस प्रकार की भाषा, एक नहीं अनेक अवसरों पर आजम खान जी बोल रहे हैं। और मैं तो ये कहूंगा भाई, ये तो वो व्यक्ति है जिन्होंने 24 साल पहले भारत माता को डायन भी बोला था। तो इनकी तो एक श्रृंखलाबद्ध व्यवस्था नजर आ रही है इस समय उत्तर प्रदेश के चुनावों को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की तरफ ले जाने की। चूंकि आप महंगाई, भ्रष्टाचार और कुशासन जैसे मूल मुद्दों पर लड़ाई लड़ने में असमर्थ हैं, तो मैं ये मानता हूं कि इन सारे बयानों का संज्ञान चुनाव आयोग को लेना चाहिए और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने का प्रयास हो रहा है उसका भी संज्ञान लेकर प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि अमित शाह के बयान उतना गलत नहीं था जितना दूसरों का बयान ज्यादा गलत है। हमारे साथ यहाँ न्यूज रूम में विश्लेषक एक्सपर्ट्स मौजूद, वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई साहब हैं, अरविंद मोहन जी हैं। रशीद जी, सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे। सुधांशु जी, ये बताइए कि आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन पक्षपात कर रहा है? नहीं, समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार पक्षपात कर रही है। चुन चुनकर भाजपा नेताओं के खिलाफ, तो आप सुनिए, जो केसेस कोर्ट से क्लियर हो गए एनएसए के, उनको दोबारा करने के लिए कोर्ट में जा रही है। और यह सरकार दूसरी तरफ जो लोग आतंकवाद के आरोपी हैं 2007 के धमाकों के, उनके केसेस विड्रॉ करने जा रही, जो कोर्ट के हस्तक्षेप से रुक रहे हैं। इसलिए हम मंशा उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के ऊपर उठा रहे हैं। अमित शाह के मामले में क्या इलेक्शन कमीशन ज्यादती कर रहा है? मैंने तो पहले कहा, इलेक्शन कमीशन के निर्णय पे हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने निर्णय लिया, ये उसका अपना अधिकार है, परंतु हम इलेक्शन कमीशन से ये और अनुरोध कर रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव जी जो बोल रहे हैं, बेनी प्रसाद वर्मा जी जो बोल रहे हैं, इन सब का भी वो संज्ञान ले तो और अधिक बेहतर और अधिक प्रभावी ढंग से चुनावों का निष्पक्ष संपादन किया जा सकता है। उसका मतलब कोई बीजेपी और अमित शाह के लिए है कि नहीं है कि एफआईआर हुआ और उसके बाद चुनाव आयोग रोक लगा रहा है? इसका कोई मतलब है कि नहीं? कोई लोक लाज में या कानून में कोई मतलब है? भाई मैं यही कह रहा हूं कि एफआईआर आजम खान के खिलाफ क्यों नहीं होता है? एफआईआर सपा के नेताओं के खिलाफ क्यों नहीं होता? वो अगला सवाल है। मुलायम सिंह यादव जी ने आज रेप को लेकर इतना भारी बयान दिया, उससे कोई कार्रवाई नहीं। वो सवाल है। आप क्या कह रहे हैं? हम सवाल ये पूछ रहे हैं। भाई इसीलिए सरकार से पूछ रहा हूं, समाजवादी पार्टी की सरकार है। नहीं, लेकिन अरविंद जी का सवाल आपसे है। दंगों में भी इन्होंने यही किया था। वो हम पूछेंगे। वसीम राजा साहब हमारे साथ बने हुए हैं और मुआवजे तक धर्म के आधार पर देने की कोशिश। वसीम राजा साहब आए हमारे साथ समाजवादी पार्टी से, लेकिन सवाल अभी आपसे है। बीजेपी के स्पोक्समैन के तौर पे आपको इस बात से शर्म आती है कि नहीं आती है कि चुनाव आयोग आपके उत्तर प्रदेश इंचार्ज को इस किस्म की सजा दे रहा है, या इस किस्म का फैसला उसके बारे में चुनाव आयोग का आया? इससे आपको कोई परेशानी नैतिक या फिजिकल भी? देखिए, चुनाव आयोग के निर्णय पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। चुनाव आयोग अपने नजरिए से जो भी निर्णय लिया है वह उसको करने के लिए स्वतंत्र है। हम अपना नजरिया रख रहे हैं कि हमारे वक्तव्य में, नेता के वक्तव्य में वोट देने की बात है। आजम खान के वक्तव्य में है वोट देने की बात? वसीम राजा साहब, सारे आरोप आप पर हैं। की बात है, नहीं है। उन्होंने तो ये कहा उस कौम की गैरतमंद नहीं है, इस ढंग की शब्द बोली है, वो अलग विषय है। अब आप सुनिए, आपने अपनी बात कह ली। प्रक्रिया अब सुधांशु जी, अब सुनिए, आप लगातार आरोप लगा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अमित शाह को और आजम खान साहब को एक तराजू में तोलना गलत है। आप आजम खान एक सेकुलर नेता हैं, उनकी छवि एक सेकुलर नेता की है, और हमने, हमारी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से सिफारिश की है कि उनकी सभाओं पर लगी रोक को हटाया जाए, क्योंकि आजम खान साहब का इतिहास और अमित शाह के इतिहास दोनों में फ़र्क है। अमित शाह का इतिहास देखिए, उन पर बहुत गंभीर आरोप हैं, और वो जब से यूपी में आए हैं
घूम घूम कर उन्होंने माहौल बिगाड़ने का काम किया है। और लगातार समाजवादी पार्टी कानून व्यवस्था को और समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो विकास के काम किए हैं उनको समाजवादी पार्टी पब्लिक को बताएगी और पब्लिक में जाएगी। और आप जो ये आरोप लगा रहे हैं बार बार कि नेताजी का, आप नेताजी की रैली देखिए, नेताजी के भाषण देखिए, आप मोदी जी को देखिए, 1 साल से घूम के उन्होंने देश का माहौल आज क्या कर दिया है। नहीं, लेकिन वसीम राजा साहब सवाल ये नहीं है कि कौन सेक्युलर है कौन क्या नहीं है। मैं आपको 1 मिनट रोक रहा हूँ, आजम खान इस पर कुछ बोल रहे हैं, वो भी सुन लेते हैं। अब ये देखेंगे बाद में। सर, मोदी ने तारीफ कही है और कहा कि वेरी गुड, आप इस साइड में कहा कुत्ता जो होता है काफी वफादार होता है। अब देखिए, आपका तो ये कारोबार, हम सियासत करते हैं सेवा के लिए, आप ये काम करते हैं अपने कारोबार के लिए, तो हमारी और आपकी सोच में थोड़ा फर्क है। आजम भाई, इलेक्शन कमीशन ने अमित शाह पर और आप पर बैन लगाया है कि आप रैली, जनसभा नहीं करेंगे, रोड शो नहीं करेंगे। अब देखते हैं, ये हमारे पास इलेक्शन कमीशन का वो आदेश आ जाए, हमने देखा नहीं है, लिहाजा अभी बगैर आदेश देखे उस पर कोई टिप्पणी करना मुनासिब नहीं। लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी कानून के दायरों में रहकर और किसी सही बात को कहना, यह हमारा अधिकार है। आप मानते कहीं ना कहीं तो ये साफ है वसीम राजा साहब, आजम खान मान रहे हैं कि उन्होंने जो बात कही वो गलत नहीं है। वो कह रहे हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी, सही बात को रखना, ये हमारा अधिकार है। देखिए है क्या, मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि जो पूरा बयान होता है, जो कहना चाहते हैं आप, वो पूरा नहीं दिखाते किशोर जी। आप मोड़ तोड़ कर जितना आप चाहते हैं, जहाँ से आपको जितना आप दिखाना चाहते हैं, जिससे जो है हमारे खिलाफ एक माहौल बने, आप उतना ही दिखा रहे हैं। 4 महीने पहले जब दंगा हुआ था तो आप ही के पार्टी के एक छोटे नेता ने कहा कि दंगा काफ़ी पहले हो गया, दंगे का असर नहीं रहेगा। लेकिन टिकट देने में बीजेपी ने 18% उधार के कैंडिडेट लिए, सब सुशासन, सारा गुड गवर्नेंस, सब कुछ धरा रह गया, विकास ले दे के फिर वापस उसी दंगे पे आप दोनों ने मिलजुल के उत्तर प्रदेश को, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, अमित शाह के बयान में वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, आजम खान कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में सारा ध्रुवीकरण सिर्फ संप्रदाय के बेसिस पे हो गया है। ये किस जादू से हुआ, इसी पे अगर चुनाव आयोग थोड़ा अंकुश लगाने की कोशिश कर रहा है तो आप दोनों जने फिर हाथ झाड़ के खड़े हैं और सब एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। बाकी सारे गवर्नेंस के सवाल, उत्तर प्रदेश सरकार के शासन के सवाल और मोदी के विकास के दावे कहाँ चले गए उत्तर प्रदेश में, पता नहीं। वसीम राजा साहब, आप कह रहे हैं तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, वो बयान उसको पूरा सुन लीजिए, कितना सुन लीजिए, उनमें वो वाक्य तो है ना जो आजम खान ने कहे। मैं आपको किशोर जी, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आप पिछले काफ़ी दिनों से अगर आप सारे इंटरव्यू सुनेंगे नरेंद्र मोदी जी के और अमित शाह के, देखिए आपका भी वही जवाब है जो सुधांशु जी दे रहे हैं कि हमने तो कहा, लेकिन उनको तो सुनिए, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो कहा। नहीं, मैं ये कहूँगा कि आजम खान साहब और अमित शाह को एक तराजू से तोलना बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ रही है। प्रियंका जी, बिल्कुल गलत है आजम खान और अमित शाह को एक तराजू में तोलना। नहीं, देखिए दोनों में हम शुरू से कहते आए हैं, समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों ने पहले मिलकर वहाँ पे दंगे करवाए मुजफ्फरनगर में और अब चुनाव की गर्मी में अपनी रोटी सेक रही हैं दोनों पार्टियाँ इस तरीके की बयानबाजी कर कर। सुधांशु जी से मैं कहना चाहूँगी कि वो अमित शाह को लेकर इतना डिफेंड कर रहे हैं, इतने स्पीचेस उन्होंने दिए हैं, और ना कि सिर्फ अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी जी भी इस तरीके की बयानबाजी करते आए हैं और आजम खान भी वही कर रहे हैं। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू, जैसे मैंने कहा, हैं और उसके वे रोटी सेक रहे हैं। इन लोगों को इस तरीके की बयानबाजी करना रोकना चाहिए और मैं कहूँगी अब वसुंधरा राजे पे भी इलेक्शन कमीशन को वो करना चाहिए, एक स्टेप लेना चाहिए, उनको भी रैली से प्रबंध स्टॉप करना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, आपने सुना आजम खान साहब क्या कह रहे हैं, आपने सुना सुधांशु जी भी जो कह रहे हैं। किसी को कोई गम तो है नहीं कि जो कहा है, किसी को कोई दुख तो है नहीं, किसी को कोई ये भी नहीं है कि जो सख्ती हुई है उससे कोई नाराज़गी हो। सब लग रहा है कि आगे फिर ऐसे ही चलता रहेगा। नहीं, मैंने चूंकि निर्वाचन आयोग के उस फैसले को विस्तार से पढ़ा नहीं है, इसलिए उसके बारे में कुछ कहने गुस्ताखी नहीं करूँगा, लेकिन ये पूरा मामला जो दिखाई देता है
उस मामले में प्रथम दृष्टया जो प्रमाण आए हैं वो ये साबित करते हैं कि अंधेर नगरी धमधूसर राजा टकासेर भाजी टकासेर खाजा वाली नीति अपनाई जा रही है। एक कत्ल करने वाले को और एक आह भरने वाले को समान सजा दी जा रही है। जो बात कही है आदरणीय आजम खान जी ने, उनके लिए अभी भी मैं आदरणीय शब्द का ही प्रयोग कर रहा हूं ताकि उनको और उनकी कौम को बुरा ना लगे, लेकिन उन्होंने कहा कि एक कौम विशेष का नारा लगाने वाले लोगों ने ही कारगिल में शहादतें दी, जबकि 547 में 540 ऐसे प्रेम शुक्ला जी, आप भी वही बात कह रहे हैं ना जो वसीम राजा साहब कह रहे हैं। आप भी वही बात कह रहे हैं कि दोनों को एक पलड़े में न रखें। मैं एकदम बिल्कुल वो बात नहीं कर रहा हूं किशोर भाई, बिल्कुल वो बात नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल वो बात नहीं करूंगा। लेकिन आजम खान जी एक मंत्रिमंडल में बैठे हुए व्यक्ति हैं। मुझे लगता है अमित शाह के पास कोई इस तरह की संवैधानिक उत्तरदायित्व तो नहीं है। एक संवैधानिक उत्तरदायित्व दिए गए व्यक्ति के खिलाफ निर्वाचन आयोग को पहला तो ये निर्देश देना चाहिए कि इनको तत्काल आप जो है राज्य सरकार से पहले बर्खास्त करें। यदि आप न्याय ही कर रहे हैं, अमित शाह के पास कौन सा जो है संवैधानिक पद है? नहीं, ये संगठनात्मक पद आपका ये तर्क कि जिसके पास संवैधानिक पद है को भी अरेस्ट करें और भारतीय जनता पार्टी को भी उसके खिलाफ कार्रवाई तत्काल होनी चाहिए। उसकी उत्तरदायित्व देखिए, इस देश की जो संवैधानिक व्यवस्था है, भाजपा ने क्या कार्रवाई की? संवैधानिक पद पर पब्लिक प्लेस पर बैठे व्यक्ति का उत्तरदायित्व संगठन में बैठे या जनता में बैठे व्यक्ति की तुलना में कब होता है? जरा ये हमारी संवैधानिक व्यवस्था का कृपया सम्मान करते हुए भी इस बात को समझ लें कि एक संवैधानिक प्रेम शुक्ला जी के अनुसार अमित शाह जी को छूट दे देनी चाहिए। वो जो कह रहे हैं बस वही सही है। दायित्व की तुलना में प्रेम शुक्ला जी के अनुसार इसलिए यदि निर्वाचन आयोग निष्पक्षता ही कर रहा है, बीजेपी के लोगों को छूट दे देनी चाहिए। ये निर्देश भेजा जाना चाहिए, ये निर्देश भेजा जाना चाहिए कि मोहम्मद आजम खान जैसे पाकिस्तान परस्त ये शब्द मैं जानबूझकर जी आप संभल के बोलिए, आप गलत बोल रहे हैं और हमारे हिंदुस्तान के द्रोह करने वाले शुक्ला जी कम से कम हम यहाँ पर तो बातचीत को आपत्तिजनक आपत्तिजनक दायरे में न ले जाएं, मेरी गुजारिश होगी। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आजम खान साहब प्रदेश के नहीं, देश के एक सेकुलर नेता हैं और एक सेकुलर नेता के खिलाफ आप ऐसा नहीं बोल सकते। आप अपने अल्फाज वापस लीजिए। नाम लेंगे तय करेंगे। नहीं प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट प्रेम शुक्ला जी मैं रोकूंगा आपको। प्रेम शुक्ला जी ऐसा नहीं कह सकते। प्रेम शुक्ला जी मैं आपसे ये कह रहा हूँ, कम से कम हम यहाँ पर अपने बयानात को तो आपत्तिजनक दायरे में न ले जाएं। सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास किया, यहाँ पर तो फैला रहे मोदी और अमित शाह। यहाँ पर तो बयानात को आपत्तिजनक दायरे में न ले जाए ना। और आपत्तिजनक ढंग से आप एक सेकुलर नेता के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी आप माफी मांगिए। मुझे आप माफी मांगिए। बताएं, जिस व्यक्ति ने इस देश की, मैं माफी क्या मांगूंगा? आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। आजम खान, ये आप नहीं कह सकते। सिंह यादव को इस देश से माफी मांगनी चाहिए। आजम खान सेकुलर नेता है। आजम खान साहब एक सेकुलर नेता है। आजम खान साहब एक सेकुलर नेता है। अमित शाह और इस देश की सेना में और सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट हमें मुल्लों से नहीं लेना है, हमें भी आपसे नहीं लेना है। ये आप नहीं देंगे, आपके हाथ में नहीं है कोई देना, ये आप नहीं दे सकते। नहीं प्रेम शुक्ला जी एक मिनट होगा। प्रेम शुक्ला जी माफ कीजिएगा। प्रेम शुक्ला जी आपत्तिजनक भाषा आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। नहीं प्रेम शुक्ला जी यहाँ पर हम जिस बात पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये देखिए प्रेम शुक्ला जी मैं रोकना चाहता। प्रेम शुक्ला जी मैं यहाँ पर अपने शो पे कम से कम दर्शकों से जरूर माफी मांगूंगा कि आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया हमारे लिहाज से वो आपत्तिजनक था। हम दूसरी बहस पर बढ़ रहे हैं और दूसरा मुद्दा ये रबर स्टैंप वाला। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू की किताब में क्या कहा गया है वो देखिए पहले। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू की इस किताब के पन्नों पर दर्ज खुलासों ने चुनावी मौसम में सबको हैरान कर दिया है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नाम की इस किताब में बारू ने लिखा है कि पीएम ने सोनिया गांधी को ही एकमात्र सत्ता के केंद्र के तौर पर स्वीकार कर लिया था और वो ये मानते थे कि सत्ता के दो केंद्र नहीं होने चाहिए थे। हालांकि जब दो पावर सेंटर का विवाद दिग्विजय के बयान से शुरू हुआ था तब पार्टी ने सोनिया मनमोहन की केमिस्ट्री का जिक्र किया था। पिछले 9 साल से पार्टी अध्यक्ष के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो संबंध रहे हैं वैसा उदाहरण आमतौर से नहीं मिलता है।
हालांकि अब संजय बारू की किताब कुछ और कहानी कहती है। बारू की किताब के मुताबिक मनमोहन कहा करते थे, मेरा निर्णय अंतिम नहीं होता, मैं तो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर हूँ। तो क्या मनमोहन को रबर स्टैंप कहने के विपक्ष के आरोप सही साबित हुए हैं? बारू की किताब के मुताबिक सोनिया ने मनमोहन को बताए बगैर वित्त मंत्रालय प्रणब मुखर्जी को दे दिया था। मनमोहन सी रंगराजन को वित्त मंत्री बनाना चाहते थे। किताब में खुलासा किया गया है कि जब भी किसी सर्वे में सोनिया को मनमोहन सिंह से ज्यादा लोकप्रिय बताया जाता था तो वो शरारतपूर्ण मुस्कान के साथ कहते थे कि ये अच्छा हुआ। सोनिया और मनमोहन के रिश्तों के बारे में बारू ने लिखा है कि साल 2008 में न्यूक्लियर डील के वक्त लेफ्ट के दबाव में झुकने पर पीएम ने इस्तीफे की धमकी दी थी और पीएम ने सोनिया को विकल्प खोज लेने को कहा था। संजय बारू ने अपनी किताब में लिखा है कि प्रणब मुखर्जी के साथ साथ अर्जुन सिंह भी मनमोहन को पसंद नहीं करते थे और कैबिनेट की बैठक में खड़े नहीं होते थे। संजय बारू यूपीए 1 में 2004 से 2008 तक पीएम के मीडिया सलाहकार रहे थे। अब पीएमओ ने किताब को कोरी कल्पना बताया है। जाहिराना तौर पर ये एक विशिष्ट पद के जरिए उच्च आधिकारिक दफ्तर में हासिल की गई पहुंच के व्यावसायिक दुरुपयोग का मामला है। किताब में कई विवरण काल्पनिक हैं जिन्हें पूर्व मीडिया सलाहकार ने अपनी नजर से रंग दिए हैं। हमारे साथ कांग्रेस से प्रियंका जी हैं, हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी जो बने हुए हैं बीजेपी से, वसीम राजा साहब समाजवादी पार्टी से, प्रेम शुक्ला जी शिवसेना से। प्रियंका जी, लेकिन जाहिर है सवाल आपसे, सवाल ये कि पूर्व मीडिया सलाहकार करीबी रहे मनमोहन सिंह के, अब पीएमओ जरूर कह रहा है ये कोरी कल्पना है, लेकिन इतनी सब बातें आएंगी तो सवाल तो उठेगा ही ना। यही तो विपक्ष आरोप लगा रहा था कि ऐसे कैसे देश चल रहा था जब प्रधानमंत्री खुद ने सरेंडर कर दिया था कि पावर सेंटर जो है वो तो सोनिया गांधी है। देखिए, अगर कोई अपनी काल्पनिक किताब लिख रहे हैं तो उसमें वो कुछ भी कह सकते हैं। 6 साल पहले वो पीएमओ में मीडिया एडवाइज़र थे, उसके रूप में उन्होंने अब काम किया। उसके बाद वो अपनी उस पोजीशन का इस्तेमाल कर किसी भी तरह की किताब लिख देंगे, उसमें जो भी मन चाहा लिखा है उन्हें। देखिए, किताब मैंने पढ़ी नहीं है, एक्सर्प्ट के बेसिस पे मैं बोल रही हूँ। तो जो भी लिखा है बहुत क्लियरली उनकी काल्पनिक वो है, क्या कहते हैं, मकसद जो है उनका बहुत क्लियरली है कि अभी चुनावी माहौल बना हुआ है तो अपनी किताब को बेस्ट सेलर बना लें, थोड़ा फुटेज मिल जाएगा उनको ये बातें कर करके आरोप लगाकर प्राइम मिनिस्टर पे या सोनिया जी पे या राहुल जी पे। तो बस यही कहूँगी, जो मैंने एक सब पढ़े हैं कि बड़े काल्पनिक लगते हैं। और पीएमओ ने भी कहा था और आई थिंक प्राइम मिनिस्टर ने भी अपनी एक मीटिंग में कहा था कि जो संजय बारू जी बात करे चले जा रहे हैं वो काफ़ी झूठ है और अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सुधांशु जी, देखिए, क्या सत्य है या असत्य ये तो पीएमओ को स्पष्ट करना चाहिए, परंतु ये दो बातें होती हैं। एक होती है प्रचलित जनधारणा क्या है किसी विषय में। यदि प्रचलित जनधारणा के साथ विरोधाभास में कोई तथ्य है तब तो यह बात थोड़ा बहुत माना भी जा सकता है कि यह कल्पना होगी। परंतु जो संजय बारू जी कह रहे हैं वो तो पॉपुलर पब्लिक परसेप्शन यानी प्रचलित जनधारणा के सर्वथा अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। याद करिए, उसी 2004-2008 के दौर में क्या यह सत्य नहीं है कि पीएमओ ने एक सर्कुलर जारी किया था मंत्रालयों को कि कृपया अपने मंत्रालयों की कार्रवाई की सूची से जो भी कार्रवाई हो रही उससे पीएमओ को अवगत कराया करें। यह सत्य नहीं है क्या? यदि ऐसा सर्कुलर जारी करने की आवश्यकता अनुभव हुई थी, वही ये 2006-07 का सर्कुलर है, तो ये तो वही कालखंड है जिसके बारे में संजय बारू जी कह रहे हैं। तो पर्याप्त आधार मौजूद हैं संदेह के कि जो वो कह रहे हैं वह सही कह रहे हैं। और अगर उनको लगता है कि ये कोरी कल्पना और बकवास है तो क्या प्रधानमंत्री ने अपना मीडिया सलाहकार कोरी कल्पना और बकवास कहने वाले व्यक्ति को चुना था? इस बात का उत्तर कांग्रेस को देना चाहिए। प्रियंका जी, और दूसरी बात, उन्होंने उसमें एक न्यूक्लियर डील की बात कही है। पूछना चाहूंगी, मनमोहन सिंह जी बहुत कमजोर प्रधानमंत्री माने जाते हैं, पर पूरी जिंदगी में अगर उन्होंने किसी मुद्दे पे टफ स्टैंड लिया है तो न्यूक्लियर डील पे और एफडीआई पे। ये दोनों बातें भी पब्लिक परसेप्शन में साफ दिखाई पड़ती हैं, जिसमें उन्होंने अपनी सरकार को दांव पे लगाया तो सिर्फ न्यूक्लियर डील। सुधांशु जी, जो अभी सुनना दिखाई पड़ता है कि कहीं ना कहीं जो बातें कह रही हैं उसमें पर्याप्त सत्य की गुंजाइश प्रतीत हो रही है। देखिए सुधांशु जी, इसमें बहुत स्पष्ट है कि आप लोग को तो जो चीज़ चुननी है, जिस चीज़ पे अटैक करना है वो आप करेंगे। जैसे विकीलीक्स पे आपने किया था, एक विकीलीक्स की घटना कुछ दिन पहले लोगों के सामने आई थी जहां आप लोगों ने एक फेक पोस्टर रिलीज किए थे पूरे देश में, जहां पे नरेंद्र मोदी के बारे में जूलियन असांज की कोई स्टेटमेंट आपने स्प्रेड किया था।
उसी तरीके से अगर आप इस गॉसिप मैगजीन को किताब को यूज करेंगे तो जब तब मुंह की बल गिरे थे, अब भी मुंह की बल गिरेंगे। मैं आपको बस ये कहना चाहूंगी। प्रियंका जी देखिए, वो किताब मैंने वो किताब पढ़ी है। उस किताब में देखिए जो बातें कही हैं उन्होंने, डॉक्टर संजय बारू ने, एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं वो, और उन्होंने ये बात कही है कि ड्यूल पावर सेंटर थे और उसमें मनमोहन सिंह को उन्होंने कोट किया है कि मनमोहन सिंह ने कहा कि पॉलिटिकल लीडरशिप वो सोनिया गांधी की है और जो सोनिया गांधी चाहेंगी वही सरकार वो काम करेगी। इसमें बारू साहब का एक डिफरेंस परसेप्शन था। उन्हें ये परसेप्शन ये था कि प्राइम मिनिस्टर को एक प्राइम मिनिस्टर की तरह बिहेव करना चाहिए। इस बारे में आपकी क्या राय है? नहीं किदवाई जी, जो आप कह रहे हैं, जैसे मैंने शुरू में ही कहा, मैंने किताब नहीं पढ़ी है। जो एक्सर्प्ट डिस्कस हो रहे हैं उसके आधार पे मैं बोल रही हूँ। और मैं बस एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगी, और आप भी उस चीज़ से अवगत होंगे कि अगर एक पार्टी प्रेसिडेंट हैं जो मेजॉरिटी में हैं और सेंटर में हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर अगर उनसे सलाह करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। पर फाइनल डिसीजन प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट का होता है, वो बहुत क्लियर है। जो संजय बारू जी यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनका जो तात्पर्य निकल रहा है, मैं उसको फिक्टिशियस बता रही हूँ, सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ कि जो वो मैं कहूंगी कि जैसे कुछ साल उन्होंने काम किया, कोई कारणवश तो वहां से हटे, तो अब नहीं, अगर कोई डिस्कशन नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर कोई मतभेद, देखिए एक कैबिनेट को साथ में लेकर चलना, अगर मतभेद होते हैं, डिस्कशन होते हैं, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, फाइनल डिसीजन जो होता है प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता है, और वो मनमोहन सिंह जी ने बखूबी निभाया है। तो ये जो फिक्टिशियस जो बयानबाजी हो रही है कि वो रबर स्टैम्प थे, ये सब थे, बहुत ही गलत है। और क्योंकि वो इतने हाई ऑफिस में रहे हैं और संजय बारू जी इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, तो उसमें उनका क्या कारण है, क्यों इस तरीके की किताब उन्होंने लिखी है, तो उस पर सवाल उठते हैं। सुधांशु जी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आपने जिस तरह से बोला कि अब वो जो कह रहे हैं वो धारणा से कितना अलग है या क्या है, आज जसवंत सिंह साहब ने बाड़मेर में कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते थे, यहां तक उन्होंने मन बना लिया था कि वो खुद इस्तीफा दे देंगे अगर नरेंद्र मोदी को नहीं हटाया गया 2002 में। ये जसवंत सिंह जी ने कहा, वो भी करीबी थे, अब वो आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो भी धारणा है, उस पर क्या कहेंगे आप फिर? देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, हाँ, जसवंत सिंह जी के बयान में और इस स्थिति में मूलभूत अंतर है। जसवंत सिंह जी ने यदि कोई ऐसा कहा, यद्यपि मुझे ऐसी जानकारी नहीं, यदि उसको सत्य भी मान लिया जाए तो मत भिन्नता होना एक पक्ष है और नेता के पास अथॉरिटी होना अलग पक्ष है। हमारे समय में इसमें कोई मतभेद नहीं था कि अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने यही सवाल उठाया है और यही सवाल उठाया जाता रहा है कि नरेंद्र मोदी को वो हटाना चाहते थे लेकिन उनके पास अथॉरिटी नहीं थी। एक बात कही है, रुकिए, अरे भाई यहां पर विषय अथॉरिटी की हो रही है ना। नेता उनको पार्टी मानती थी, हमारे यहां सब लोग कहते थे नेता कौन, अटल बिहारी वाजपेयी। इनके आप पूछिए प्रियंका जी से, नेता कौन, सोनिया गांधी या मनमोहन सिंह? और ये कह रही हैं कि अल्टीमेट पावर किसके हाथ में? अरे जिसके आदेश को फाड़ के फेंक देते हो कांग्रेस के युवराज अध्यादेश को, और उसके 24 घंटे में अध्यादेश पलट जाता हो। जो ताल कटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री को आदेश देने की शैली में खड़े होकर कहते हो 3 सिलेंडर चाहिए प्रधानमंत्री दी, जैसे बादशाहों के जमाने में कहा जाता था राज दरबार में, और 3 सिलेंडर मनमोहन सिंह जी दे देते हो। मैं इनसे पूछता हूं, ये बोले कौन है नेता, मनमोहन सिंह या सोनिया गांधी? जवाब दें। हम तो साफ कहते हैं हमारे यहाँ नेता कौन, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। रिक्वेस्ट की जो सब महिलाओं की रिक्वेस्ट थी, अगर राहुल गांधी जी ने उनसे रिक्वेस्ट कर ली तो उसमें आपको क्या तकलीफ हो रही है? रिक्वेस्ट नहीं थी, क्योंकि आप लोगों का काम है कि वरिष्ठ नेताओं की कोई इज्जत नहीं रखते, एलके अडवाणी जैसे लोगों को साइडलाइन करते हैं, और आप हमसे सवाल पूछते हैं। अगर हम इंटरनल पार्टी में कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं और अगर वो देश के हित में है, महिलाओं के हित में है, तो आपको उससे तकलीफ क्या होनी चाहिए? नहीं, सवाल प्रियंका जी ये ना कि वो रिक्वेस्ट होती है, वो रिक्वेस्ट होती है या तो सीताराम केसरी के कमरे पे कब्जा किया, उनकी प्लेट उखाड़ दी, नरसिम्हा राव का पार्थिव शरीर तक एआईसीसी के हेडक्वार्टर में रखने नहीं दिया, तो आप क्या हमको नहीं, अब फिर बहुत बड़ी हिस्ट्री में चले जाएंगे। नहीं, मुझे लगता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो शुभचिंतक है उनको पता है कि अब अगले यूपीए 3 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी नहीं होंगे, तो जो बैगेज है उसको अनलोड करने की प्रक्रिया में आ गए हैं। अब संजय बारू उनके कॉन्फिडेंशियल व्यक्ति रहे, अब वो ये सिद्ध कर रहे हैं कि रबर स्टैम्प थे, तो अगर इस सरकार की तरफ से कुछ गलतियां हुई है तो उसके लिए अकेले ये जिम्मेदार नहीं है,
बल्कि सत्ता का जो रास्ता था वो संसद भवन से निकलकर जनपद होते हुए 7 रेस कोर्स आता था। इसलिए सारी जो उसकी जिम्मेदारी है राजनीतिक फैसलों की, वो जिम्मेदारी 10 जनपद की होनी चाहिए। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के शुभचिंतकों को लगता है, इसलिए डॉक्टर संजय बारू ने ये पुस्तक लिखी है, ये रहस्योद्घाटन किया है। वो टाइमली किया है कि रिटायरमेंट के पहले ये तय कर लिया जाए कि जो सारा दोष है वो मेरा नहीं है, मुझे इसके लिए कल्पेबल न पकड़ा जाए। प्रियंका जी। नहीं, मैं तो बस उनसे कहूंगी, प्रेम शुक्ला जी ऐसे पार्टी के हिस्सेदार हैं जो लाल कृष्ण आडवाणी को उनकी पार्टी में इज्जत देने की कोशिश कर रहे हैं। इतने सालों से वो प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रेम शुक्ला जी जिस तरह की बात कर रहे हैं, मैं कहूंगी जो खुद एल के अडवाणी के लिए बीजेपी से बैटिंग करते हो, उनसे क्या बात करूं मैं, वो क्या कंपैरिजन कर रहे हैं। घरों पे अज्ञातवास में वो बेचारे उनको मृत्यु को स्वीकार करना पड़ा। मैं तो कहूँ, अच्छा प्रेम शुक्ला जी, श्रीमती सोनिया गांधी प्रेम शुक्ला जी, मैं तो आपको बस यही कहूँ कि आप एल के अडवाणी की बैटिंग करते रहिए और बीजेपी को याद दिलाते रहिए कि कैसे वरिष्ठ नेताओं की को इज्जत दी जाती है, कैसे पीएम इन वेटिंग को हटाया नहीं जाता। कांग्रेसी नेताओं की दुर्गति जो है वो शोध पत्र का विषय है। प्रेम शुक्ला जी, मुझे याद आता है ठाकरे साहब तो कहा करते थे रिमोट कंट्रोल मेरे पास है मनोहर जोशी जी का। निश्चित तौर पर दल के पास रिमोट कंट्रोल होना ही चाहिए, उसको सीधा स्वीकारिए ना। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष के पास जो है वो सत्ता को संचालित करने की प्रक्रिया पर रिमोट कंट्रोल होना चाहिए। हम तो कहते हैं ना, आप मान लीजिए ना, आप करते भी हो, ये जो छुप कर करते हो वो जो है उस चोरी पर हमारे को टिप्पणी करना है। हम तो कह रहे हैं ना, संगठन का रिमोट कंट्रोल सत्ता पर होगा, ये लोकतंत्र के लिए जो है हमेशा सुखद होगा। इसमें क्या दोष है? मेरा सवाल ये दोनों पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जो मेन पार्टीज हैं कांग्रेस और भाजपा से, कि क्या वजह है कि आप लोग जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स के ऊपर कोई किताब छपती है तो उसको आप बिल्कुल रिजेक्ट करने की मुद्रा में आ जाते हैं। भाई सरकार चल रही है, सरकार में ऊंच नीच होती है, कमियां होती हैं, गड़बड़ होती है, अगर उसका उल्लेख किसी किताब में होता है तो आप किताब को पूरी कल्पना क्यों बता देते हैं? ये सवाल मेरा दोनों भाजपा और कांग्रेस दोनों से है। जी सुधांशु जी, पहले आपसे। देखिए, हम एक बात ये कह रहे हैं कि जो यथार्थ, जैसे प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे कि आपने प्रश्न किया कि बाल ठाकरे जी कहते थे, तो मनोहर जोशी जी कहते थे हाँ मैं हूं, रिमोट कंट्रोल से चलता हूं, स्वीकार कर लीजिए ना। शिवसेना के सारे कार्यकर्ता भी स्वीकार करते थे। इस तरह से नहीं होता था जैसे कांग्रेस के लोग बैठ के डिफेंड कर रहे हैं। अब जैसे आप ये बात कहिए तो मैं कांग्रेस के प्रियंका जी से पूछना चाहूंगा, एक कार्यक्रम बताएं कांग्रेस का जिसके बारे में कांग्रेस के नेताओं ने खड़े होकर उसका श्रेय मनमोहन सिंह जी को दिया हो। ये सत्ता के 2 केंद्रों ने देश को हमेशा बर्बाद किया है, जैसे कि मीर जाफर और अंग्रेजों ने मीर जाफर के माध्यम से बंगाल को बर्बाद किया था। ठीक वही स्थिति आज 10 साल में यूपीए ने इन डुअल सेंटर ऑफ पावर के द्वारा देश को बर्बाद करके दिखा दिया है। और संजय बारू की पुस्तक से उसी का एक बिंदु परिलक्षित कर रही है उनको जाता है। अरे सुधांशु जी, आप लोग सुनते नहीं, आपकी तकलीफ तो ये है, आप लोग सारा क्रेडिट नरेंद्र मोदी को देना चाहते हैं। आजकल उस होड़ में आप लगे पड़े हैं, उससे हम सब वाकिफ हैं। जो सारा 10 साल में जो हमने काम किए हैं, जो अच्छे काम हुए हैं, आर्थिक स्थिति हमारी सुधरी है, उसका श्रेय मनमोहन सिंह को जाता है। सवाल ये था कि मानने में क्या दिक्कत है, सवाल सिर्फ इतना था कि मानने में क्या दिक्कत जो है। किदवाई जी से जी बोलें। जी, मैं किदवाई जी की जवाब देना चाह रही हूँ। मैं सुधांशु जी की बात पे कोई टिप्पणी देना नहीं चाहूंगी। किदवाई जी से मैं बस एक चीज कहूंगी कि उन्होंने भी एक बहुत अच्छी किताब लिखी थी, काफी किताबें लिखी हैं कांग्रेस के ऊपर भी। उन्होंने 24 अकबर रोड भी लिखी थी, जिसको सबने अप्रिशिएट किया है। जो बुक्स फैक्ट्स पे लिखी जाती हैं, हो सकता है उनमें क्रिटिसिज्म भी हो, तो उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। ये कोरी कल्पना है। बुक पूरी फिक्टिशियस बेसिस पे हो, अफसोस वक्त खत्म होता हुआ मेरा, मैं समझा आपका जवाब। आप कह रही हैं कि ये कोरी कल्पना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रियंका जी, सुधांशु जी, वसीम राजा साहब और प्रेम शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रशीद साहब, अरविंद जी और राहुल देव जी। बहुत देर बाद हमारे साथ जुड़े, मैं इनसे टिप्पणी तक नहीं ले पाया, माफी चाहूंगा। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।